be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अभी नए साल के सिर्फ 6 दिन हुए हैं और हमें दूसरा बड़ा मेजर इवेंट देखने को मिल रहा है, जहां पे पहले इवेंट में यूएस प्रेसिडेंट अपनी डेल्टा फोर्स को सिग्नल देते हैं कि जो भी वेनेजुएलन प्रेसिडेंट हैं, उनकी वाइफ को कैप्चर करके उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए गए हैं, उसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रायल चलाना चाहिए। और बहुत दर्जनों वायरल वीडियोस देख ली होंगे, बहुत आपने सोशल मीडिया पे ट्वीट्स देख ली होंगी, पोस्ट देख लिए होंगे एंड व्हाट नॉट। अब दूसरा मेजर इवेंट ये है कि इज़राइल ने अब लेबनान को बॉम्ब कर दिया है और बताया ये जा रहा है कि इज़राइल ने ये कहा कि ये हमने जो बॉम्बिंग की है वो इसलिए की है क्योंकि हम हमास और हिज़बुल्लाह दोनों को टारगेट करना चाहते थे। अब आप सोचिएगा, लेबनान में तो हिज़बुल्लाह एक मिलिटेंट ग्रुप है जो ईरान के एक्सिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट रहा था या अभी भी है। हमास कब से लेबनान के अंदर पहुंच गया? और यही सवाल खड़े होते हैं जब इज़राइल ये कहता है कि हमने हमास और हिज़बुल्लाह को टारगेट करने के लिए ये स्ट्राइक्स करी हैं। और उसके बाद में आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल्स इसको कवर कर रहे हैं। इज़राइल बॉम्ब्स हिज़बुल्लाह एंड हमास टारगेट्स इन लेबनान अहेड ऑफ डिसआर्मामेंट टॉक्स। इज़राइल स्ट्राइक्स साउथ ईस्ट लेबनान आफ्टर इवैक्यूएशन वार्निंग। आफ्टर वार्निंग सिविलियंस ऑफ स्ट्राइक, इज़राइली की जो डिफेंस फोर्सेस है वो अटैक करती है हिज़बुल्लाह और हमास टारगेट्स इन लेबनान। अब हालाँकि बहुत सारे वीडियोज़ तो वायरल नहीं हो रहे हैं, पर रिसेंटली कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, जिन्होंने जस्ट 12 से 15 घंटे पहले ये वीडियोज़ पब्लिश किए हैं। हालाँकि इतने क्लियर वीडियो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूँगा, जो कि लेबनान की टेरिटरी से निकल के आ रहा है। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। طابت أوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا. هذه الأثناء نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي. ये आपने एक्सप्लोजन देखा, उसके बाद में स्मोक और धुआं आप आसमान के अंदर देख सकते हैं। हालाँकि रात हो रही है तो इट इज़ नॉट विज़िबल दैट मच। अब बात यहाँ पे ये है, आपको पता होगा अभी इज़राइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मियामी गए थे, जहाँ पे वो मिलते हैं यूएस के प्रेसिडेंट, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे बात की थी। और उस टाइम से ही अटकलें लग रही थी कि या तो इज़राइल और ईरान की वॉर कुछ टाइम बाद या कुछ महीनों बाद आपको देखने को मिलेगी, उसके ऊपर बातचीत की गई है। और इवन हिज़्बुल्लाह भी टारगेट हो सकता है इस मीटिंग के बाद में। क्योंकि जब इज़राइली प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे मिल रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प से, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है ईरान के ऊपर सेकंड स्ट्राइक कर देनी चाहिए। आपको पता होगा जून के अंदर 12 दिन का एक कॉन्फ्लिक्ट चला था इज़राइल और ईरान के बीच में, जहाँ पे पहले इज़राइल ने बॉम्बिंग की उनके न्यूक्लियर साइट्स पे, फिर उसके बाद में यूएस के बॉम्बर्स आते हैं और वो भी न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्बिंग करते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि अब ऐसा क्या हो गया कि ईरान के ऊपर दोबारा से सेकंड स्ट्राइक की बात की जा रही है, हिज़्बुल्लाह पे ये स्ट्राइक होती है, तो ये कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि उस टाइम पे जब व्हाइट हाउस की मीटिंग हुई थी, तब नेतन्याहू ने अपने कंसर्न जताए और उन्होंने कहा कि ईरान अभी भी अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को रोक नहीं रहा है, वो उसके ऊपर पुरज़ोर कोशिश कर रहा है और काम कर रहा है। और साथ-साथ में ये भी बात है कि हमें पता चला है हिज़्बुल्लाह लॉन्ग रेंज मिसाइल आर्सेनल भी लेबनान के अंदर बना रहा है और वो रीबिल्ड कर रहे हैं। और इन दोनों कंसर्न को जब डोनाल्ड ट्रम्प को बताया गया, उस टाइम से अटकलें और ज़्यादा बढ़ गई थी कि हो सकता है कि आपको अब हिज़्बुल्लाह पे भी टारगेट देखने को मिले और इवन आपको इज़राइल और ईरान के बीच में भी एक और कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से देखने को मिल सकता है। और उसी के बाद में, इस मीटिंग के बाद में, हालाँकि इस मीटिंग के दौरान ही ईरान में प्रोटेस्ट चालू हो चुके थे और काफ़ी बार ये एलिगेशन लगते हैं कि सीआईए और मोसाद इन पूरे के पूरे जो प्रोटेस्ट है उनको फ्यूल कर रहे हैं। अगेन मैं नहीं कहना चाहूँगा, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे कोई कन्फर्म रिपोर्ट्स नहीं मिली हैं और ना ही मैं बार-बार दोहराता हुआ आया हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसी की मैं पार्ट नहीं हूँ। बट बात यहाँ पे ये है कि इस मीटिंग से साफ-साफ ये तो पता लग गया कि जो अब हिज़बुल्लाह पे टारगेट हुआ है, वो कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रम्प को कॉन्फिडेंस में लेते हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा, जब इज़राइल ने कतर पे बॉम्बिंग की थी, तो डोनाल्ड ट्रम्प बहुत नाराज़ थे उस चीज़ से कि अब इन्फॉर्म किया गया या नहीं किया गया। अब देखिए, जब भी इज़राइल कोई ऐसा स्टेप लेता है मिडल ईस्ट में, तो डेफिनिटली मुझे तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प को इन्फॉर्म किया गया होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ-साफ ये कहा कि जब तक मेरे से बात हुई, जब तक वो फाइटर जेट्स निकल चुके थे एंड इट वाज़ नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम टू स्टॉप देम एंड व्हाट नॉट, उन्होंने ये सारी चीज़ें कही। बट उसके बाद में डिप्लोमैटिक रिलेशन बहुत खराब हो चुके थे, जब बात कर रहे थे पूरे मिडल ईस्ट और इज़राइल के। क्योंकि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, वो ये जानते हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर स्टेबिलिटी लाना कितना इम्पोर्टेंट है। और लेकिन अब मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी तब आ सकती है जब एक तो सारे नेशन नॉर्मलाइज़ करें अपने रिलेशन इज़राइल के साथ में, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्रोकर किया था अब्राहम अकॉर्ड्स को, जिससे कमर्शियल टाइज़ बन सकें, डिप्लोमैटिक टाइज़ बन सकें। बट साथ-साथ में जब कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स वहाँ पे हैं, जब कुछ ऐसे नेशन हैं जो इज़राइल की एक्जिस्टेंस को पसंद नहीं करते, जैसे कि ईरान, तो ऑब्वियस सी बात है ईरान काफ़ी सारे ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स को बैक करता है। और इसकी कमर जो तोड़ी थी इज़राइल ने, वो पिछले साल बहुत
बुरी तरीके से कमर तोड़ी थी, जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास पहले अटैक करता है एंड देन उसके बाद में हमास, हिज़बुल्लाह, हाउदीज़ एक साथ आके जो कि ईरान के द्वारा बैक किए जाते हैं, वो अटैक करना शुरू कर देते हैं इज़राइल के ऊपर एंड धीरे-धीरे इज़राइल ने इनको टारगेट किया। तो अगर मिडल ईस्ट की बात माने तो एक तो नॉर्मलाइज़ करना इज़राइल के साथ में रिश्ते इन नेशंस के, उसमें यूएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट यूएस ये भी जानता है कि जब तक इन मिलिटेंट्स की प्रेज़ेंस रहेगी, तब तक ये चीज़ें पॉसिबल भी नहीं हो पाएँगी। क्यों नहीं, कोई ना कोई देश, मोस्टली ईरान के ऊपर उँगलियाँ उठती हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में भी एक चैलेंज देखने को मिलता है। इज़राइल और ईरान तो एक-दूसरे की एक्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ईरान बोलता है कि हम इज़राइल का एक्जिस्टेंस नहीं चाहते, इज़राइल चाहता है कि अगर कोई ऐसा नेशन सोचता है तो हम ईरान को एक्जिस्ट नहीं करने देंगे एंड देन यूएस किसका लाइए, इज़राइल का, और ईरान फिर ऐसे ग्रुप्स का इस्तेमाल करता है। तो तभी से अटकलें ये लग चुकी थी कि अब जो टारगेट है वो हिज़बुल्लाह पे होने वाला है ईरान से पहले। अब ये जो डिक्लेयर्ड टारगेट्स हैं, जो टारगेट्स किए गए हैं, तो इज़राइल ने ये कहा है कि हमारी मिलिट्री ने जो अटैक किए, यानी इज़राइली डिफेंस फोर्सेस ने, वो हिज़बुल्लाह और हमास के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट किया गया है, ऐसे 4 विलेजेस में जो लेबनान के सदर्न और ईस्टर्न पार्ट में आते हैं। अब एक बार के लिए मैं वो नाम बताना चाहूँगा, जैसे बैका वैली है जिसमें हमारा और एन-एल तेले है, साउथ लेबनान में कफर हत्ता और अनान है। माफ़ कीजिएगा अगर प्रोनंसिएशन थोड़ी गलत हो तो। और अगर आप मैप में देखना चाहते हैं, तो ये है लितानी रिवर, ये आप लितानी रिवर देख सकते हैं, ये लेबनान का मैप है। तो आप ईस्टर्न पार्ट देखेंगे, ये जो ईस्टर्न पार्ट है, इसमें आपको ये हमारा और एन-एल तेने यहाँ पे अटैक हुए हैं, और जो 30 किलोमीटर साउथ ऑफ लितानी रिवर है, जो कि सदर्न पार्ट है लेबनान का, वहाँ पे कफर हत्ता और अनान पे अटैक किए गए हैं और इसकी बॉर्डर आप देख सकते हो इज़राइल के साथ में लगती है। इवन 2 से 4 जनवरी के बीच में भी रीसेंट अटैक जो हैं, बराके और ऐन अल मिज़रब पे भी हुए थे। बट अभी जो ये स्ट्राइक्स हुई हैं, जिसको बहुत ज़्यादा मीडिया कवर कर रहा है, वो यहाँ पे स्ट्राइक्स हमें देखने को मिलती हैं। बट खास बात ये है, जब यूएस ने अंडर जो बाइडेन लेबनान और इज़राइल के बीच में सीज़फायर अनाउंस कर दिया था, तो फिर इज़राइल ने टारगेट क्यों किया? और अगर अब इज़राइल ने टारगेट किया है, तो जो सीज़फायर 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्रोकर किया था, जिसको लगभग 1 साल हो चुके थे, वो तो अब टूट चुका है, बिकॉज़ ये अटैक तो उस सीज़फायर को वायलेट करता है। और इज़राइली मिलिट्री के ऊपर बार-बार ये एलिगेशन लगते हैं लेबनान की तरफ से कि ये ही नहीं चाहते कि शांति हो, ये नहीं चाहते कि सीज़फायर कंटिन्यू हो। अब हुआ ये, उसको समझने से पहले जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये ईरान है। ईरान अपनी एक्सिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हाउदीज़ आते हैं, यमन के अंदर हमास आता है गाज़ा पट्टी पे, देन इराक बैक्ड कुछ मिलिशियंस भी आते हैं एंड देन आपको देखने को मिलेगा लेबनान में हिज़बुल्लाह। ये सारे के सारे हिस्से हैं जिससे कि ये टारगेट कर सके, इनडायरेक्टली अटैक कर सके इज़राइल के ऊपर। अब जो ये डिसआर्मामेंट की कहानी है ना, तो होता क्या है कि 2023 में जब अटैक होता है, तो उसके बाद में पहले हमास अटैक करता है, फिर हमास के सपोर्ट में हिज़बुल्लाह आ जाते हैं, हाउदीज़ फिर इज़राइली शिप, यूएस शिप पे अटैक करते हुए पाए जाते हैं, तो इन तीनों ग्रुप को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है ईरान। अब उसके बाद में इज़राइल और जो लेबनान है, वो एक साथ आते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि अब हम हिज़बुल्लाह का डिसआर्मामेंट करेंगे। मतलब ये गिव अप कर देंगे आर्म्स या वेपन को गिव अप कर देंगे, ये उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता एंड देन नवंबर 2024 में सीज़फायर ब्रोक किया जाता है। अब इसके पीछे कहानी ये है, इज़राइल जिस तरीके से इनकी लीडरशिप को एलिमिनेट करता है, चाहे से वो हसन नसरल्लाह हो जिनको सितंबर 2024 में गिराया गया, या सिनवार को मारा गया, और बाकी जितने भी लीडर्स हिज़बुल्लाह की तरफ से खड़े हो रहे थे, उन सबको एक-एक करके टारगेट किया गया। एंड देन हिज़बुल्लाह ने डिसाइड किया, हिज़बुल्लाह और बाकी सारे ग्रुप्स ने, कि अब हम लेबनीज़ गवर्नमेंट की हेल्प लेके हम कुछ ना कुछ एक सीज़फायर करते हैं एंड देन लेबनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर था कि उनको डिसआर्म करना था हिज़बुल्लाह को बाय द एंड ऑफ 2025। और इनकी जो प्रेज़ेंस है ना, वो बताई जाती है साउथ ऑफ द लितानी रिवर, जो मैंने आपको अभी लितानी रिवर दिखाई थी। तो अब लेबनान पे प्रेशर यूएस से भी बढ़ रहा है, इज़राइल से भी बढ़ रहा है कि आपने बोला था कि 2025 तक हिज़बुल्लाह डिसआर्म कर देगा। लेकिन ये तो दोबारा से वेपन्स उठा रहे हैं, अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं। और बात ये है, जब हिज़बुल्लाह की प्रेज़ेंस लेबनान में है, तो हमास यहाँ क्या कर रहा है? अब एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये कहा कि इज़राइल बहुत ही, आप कह सकते हो, स्ट्रैटेजिकली एक मूव चल रहा है, जहाँ पे हमास को टारगेट मान के, कि हाँ, हम हमास पे टारगेट कर रहे हैं जो गाज़ा पट्टी पे एक्टिव है। इज़राइल लेबनान पे प्रेशर बना रहा है, ना खाली हिज़बुल्लाह पे, बाकी ऐसे अदर ग्रुप्स पे जिनका एंटी इज़राइल स्टैंड रहता है। यानी हिज़बुल्लाह, हमास, हाउदीज़, ये तो साफ-साफ पता ही है कि ये एंटी इज़राइल हैं, ये इज़राइल के सोल्जर्स पे, इज़राइल की टेरिटरी पे अटैक करते हैं। बट उसके अलावा हिज़बुल्लाह या उसके साथ-साथ में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो पनप रहे हैं, जिनको पनपाया जा रहा है, जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, आर्म्स दिए जा रहे हैं, वेपन दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है, जिससे कि हिज़बुल्लाह और ताकतवर हो सके। एंड अगर ऐसा होता है, तो अगेन टारगेट कौन होगा? इज़राइल होगा। इसीलिए हमास का नाम लेके सिर्फ लेबनान पे प्रेशर बनाने का तरीका है इज़राइल के द्वारा, और इसको ग्रीन सिग्नल और बैकिंग मिली है यूएस की, क्योंकि अभी-अभी जो इज़राइली प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो विज़िट करके आए हैं मियामी में डोनाल्ड ट्रम्प को।
और जो इज़राइली फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी साफ-साफ ये कहा कि जब आप डिसआर्मामेंट देखते हैं ना कि क्या लेबनान की सरकार प्रेशर कर डाल रही है हिज़बुल्लाह पे, क्या हिज़बुल्लाह सही में गिव अप कर रहा है अपने वेपन्स को? तो ये कहते हैं कि नहीं, फार फ्रॉम सफिशिएंट, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा रियली में हो रहा है। इसीलिए ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और अगेन मतलब 2026 में बहुत सारी वॉर लड़ी लड़ी जाएँगी और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो एंड धीरे-धीरे देखेंगे क्योंकि लैटिन अमेरिका में भी या साउथ अमेरिका में भी आपको बहुत सारे इवेंट्स आपको फ्यूचर में भी दिखेंगे, मिडल ईस्ट में भी दिखेंगे। क्योंकि बात ये है कि धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप को विथड्रॉ किया है, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से हो, एड से हो, डिफेंस स्पेंडिंग से हो, चाहे वो नेटो हो, यूरोपियन नेशन हो, कहीं पे भी, अपने आप को जब विथड्रॉ करा, तब लोगों को लग रहा था कि मागा इज़ इन डेंजर। ये अमेरिका को ग्रेट बनाने का तरीका नहीं है। ये वो तरीका है जिसमें कि अमेरिका अपने आप को विथड्रॉ करता जा रहा है और उसको चाइना फिल अप करता जाएगा। बट अगर आप अब देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जब पढ़ेंगे और आप इनके स्टेप्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प फोकस कर रहे हैं एरिया वाइज़। कि हाँ, नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको है, कनाडा है और यूएसए है। अब यूएसए ने पहले कनाडा पे टैरिफ के प्रेशर लगाए, उसके बाद में जस्टिन ट्रूडो के साथ में उनकी अच्छी नहीं बनी। अब जो नए प्राइम मिनिस्टर आए उनके साथ में बातचीत है, हालाँकि अभी भी थोड़े बहुत आपको टेंशन्स देखने को मिलेंगी। मेक्सिको के साथ भी अभी कोशिश की जा रही है क्योंकि मेक्सिको को भी टारगेट करने की बात की गई है, तो मेक्सिको के साथ भी बातचीत चल रही है। ये पहले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सिक्योर करेंगे, अपने बैकयार्ड को सिक्योर करेंगे जिसे मॉनरे डॉक्ट्रिन कहते हैं और उसका नाम अब डॉनरे डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये मिडल ईस्ट की तरफ जाएँगे, मिडल ईस्ट में सिक्योर करेंगे, कि स्टेबिलिटी बनी रहे मिडल ईस्ट में। अब उसके लिए अगर टारगेट करना है तो मिलिटेंट्स को टारगेट करो, इरेडिकेट करो, एलिमिनेट करो। देन अगर ईरान एक सबसे बड़ा डेंजर है तो ईरान को एलिमिनेट करो और यहाँ पे इंस्टेबिलिटी की जगह स्टेबिलिटी लेके आओ। So first you have secured North America and South America, then you have secured Middle East, and then you will be moving towards South Asia. और हर जगह अपनी सरकार बिठाना, अपने जैसे लोगों को बैठाना एंड देन अगर 2027-28 में हमें चाइना जैसे को काउंटर करना पड़े, तो एवरी एवरी अदर एरिया इज सिक्योर्ड बाय यूएस। चाहे से वो नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका हो, चाहे से वो मिडल ईस्ट हो, क्योंकि आने वाले आप देखिए ना यार कि कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था यूएसएसआर। उसके बाद में आपको बाइपोलर वर्ल्ड कभी दिखा ही नहीं है। हालाँकि चाइना, इंडिया सब ये कहते हैं कि हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए। बहुत सारी ताकतें ऐसी होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे ऐसे देश होने चाहिए जिनके पास में ताकत बटी हुई हो। ऐसा नहीं है कि 1 के पास हो, 2 के पास हो। लेकिन यूएसए के बाद में कोई ऐसा देश है, मतलब यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद में कोई ऐसा देश है जो खड़ा हुआ है, जो सही में यूएस को चैलेंज कर सकता है। और आज अगर यूएस को कोई थोड़ा बहुत चाइना चैलेंज करने वाला है या कर रहा है और करेगा, तो आप देखिए क्या सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। एंड दैट्स व्हाई डोनाल्ड ट्रम्प प्रपोज्ड G2 कि यार अगर ऐसा कुछ होता है और आगे बाद में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, तो ठीक है, यूएसए के साथ में अगर चाइना G2 में रहेगा तो देन इट इज़ फाइन। एक उधर राज करेंगे, एक इधर राज करेंगे। एट लीस्ट यूएसए वर्सेस यूएसएसआर नहीं होगा, बट चाइना विल नॉट डू दैट। और चाइना भी चाहेगा कि धीरे-धीरे मैं एशिया पैसिफिक में या साउथ पैसिफिक, जो इंडो पैसिफिक है, वहाँ पे अपनी डोमिनेंस बनाऊँ। उसके बाद मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ता जाऊँ। इसीलिए वो जो अमेरिका ने स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, वही स्ट्रैटेजी अब ये फॉलो कर रहे हैं। तो दैट इज़ द कंसर्न हियर, राइट? तो होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा जो मैं कहना चाहता था। उससे पहले अनअकैडमी लेके आया 60% ऑफ, जिसमें कि आप जो यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन है वो 17,999 में अवेल कर सकते हैं एंड इसके साथ-साथ में है सीएससी एश्योर, जिसमें अगर आप 18 महीने से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो अगर आप अगला अटेम्प्ट देते हैं और वो आप क्वालीफाई नहीं कर पाते, तो यू विल गेट द व्हाट? यू विल गेट द नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑन अस। और ये ऑफर एंड हो रहा है 9 जनवरी को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।